मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके थे। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके थे वेक्टर का एडिशन वगैरह बता रहे थे। और एडिशन में हमने दो रूल पढ़ लिया था। कौन कौन बताइए? ट्रायंगल रूल और दूसरा क्या पढ़ लिया था बेटा? पैरेललोग्राम रूल। दोनों ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम पढ़ लिए थे। आज देखते हैं पॉलीगॉन रूल। हम पढ़ाने का कोशिश किए थे मगर चूंकि साउंड बहुत ज़्यादा था इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल तब करते हैं बेटे जब दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना होता है। नियम वही है जैसे आपने ट्रायंगल रूल में सीखा था। सारे जो वेक्टर हैं उनको हेड टेल मैनर में अरेंज करना है ताकि सब सेम सेंस में आ जाए। तो जो अपोजिट सेंस में जो वेक्टर होगा, जो पहले के टेल से अंतिम के हेड तक जाएगा, वही कौन सा वेक्टर कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे देखिए, मेरे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। हमने इस वेक्टर को जैसा था वैसे किया, इसको भी पैरेलली शिफ्ट किया और इसको भी पैरेलली शिफ्ट किया। तो पहले वेक्टर के हेड से टेल से अंतिम वेक्टर के हेड तक जो नया वेक्टर खींचा गया, जो अपोजिट सेंस में, ये सारे वेक्टर सेम सेंस में है, ये अपोजिट सेंस में है, तो यही वेक्टर क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगॉन एडिशन। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यही रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब जरा सुनिए, हमने देखिए क्या किया, तो ये सिर्फ तीन नहीं, तीन से ज्यादा पर भी वैलिड है। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये तीन वेक्टर और ये चौथा वेक्टर। तो एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर और ये चार वेक्टर। तो ये जो खींचिएगा यहां से यहां, यही कौन सा वेक्टर कहिएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सब हेड टेल में है और ये टेल टू हेड है। ये पहले के टेल से अंतिम के हेड तक है, अपोजिट सेंस में है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनिए, जरा मैथ इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हमने जो ये आर था इसको इधर उठा के ले आए थे, ये माइनस आर वेक्टर हो गया। इसका मतलब माइनस आर का मतलब क्या हुआ? जो वेक्टर आप ऐसे ले रहे हैं उसको ऐसे लीजिए, उल्टा कर लीजिए। अरे वेक्टर में माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन ही तो बताता है। तो इसको उलट लीजिए, इसको इस तरीका से लिखिए। इसका मतलब यदि सारे वेक्टर सेम सेंस में हो और ये क्लोज पॉलीगॉन बनाए तो रिजल्टेंट नल वेक्टर आता है। कैसा वेक्टर आता है बेटा? नल वेक्टर। यदि सारे वेक्टर सेम सेंस में हो और वो क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं तो उनका जो वेक्टर आएगा वो कैसा वेक्टर आएगा बेटा? नल वेक्टर आता है। कैसा वेक्टर आता है? नल वेक्टर आता है। ठीक है। अब देखो बच्चे, मान लो कि ये पी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा? पी वेक्टर। ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है? क्यू वेक्टर। और मान लो हमने रिजल्टेंट कैसे खींच दिया? ऐसे। क्या ये क्लोज पॉलीगॉन बन गया? बिल्कुल बन गया क्लोज पॉलीगॉन। और देखो, पहला वेक्टर का जहां हेड है वही अंतिम वेक्टर का क्या आ गया? टेल। मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होना है? जीरो। मतलब सब सेम सेंस में। तो हम क्या लिखेंगे? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, सब सेम सेंस वाले। और इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? जीरो। क्या आने वाला है? जीरो, नल वेक्टर। क्योंकि सारे वेक्टर सेम सेंस में हैं तो उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा वेक्टर आता है बेटा? नल वेक्टर आता है। वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर देता है, तो इसको कौन सा वेक्टर बोलोगे? नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, ये सेम ऑर्डर में है। अब मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स है मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब सी वेक्टर जो है √2 टाइम्स है। बताओ ये कौन सा वेक्टर है? कैसा है भाई? दो साइड बराबर जैसे हुआ आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस में भी राइट एंगल वाला हो है, तब नहीं ये √2 टाइम्स से है। अरे ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, तब ये 10√2 हुआ। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये √2 1 हुआ। अरे नहीं आ रहा समझ में? ये जितना होगा उसका ये √2 टाइम्स तभी हो सकता है जब आइसोसेलेस में भी कौन सा हो? क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत साइड का होता है। ठीक है, तो कहता है, तब आपसे कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन, क्या बोलता है? फाइंड एंगल बिटवीन किससे?
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और तीसरा क्वेश्चन बेटा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख, सबसे पहले देख, हमने क्वेश्चन ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में क्या है बेटे, बराबर है। तो देखो ए वेक्टर को ऐसे खींच दिया, ये बी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर होगा, सी वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर, और इसको इस तरीका से आपको खींच के दिया हुआ है, वो दे दिया है बेचारा, खुद दे दिया है इस तरीका से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 टाइम्स। यहीं से पता चल गया कि यहां का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या ये वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन बना रहा है इस तरीका से। कैसा पॉलीगॉन बना रहा है बेटा, क्लोज। अब पूछता है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या सबका रिजल्टेंट 0 आएगा, नहीं आएगा। क्लोज पॉलीगॉन है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या बेटा, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब सेम सेंस में रखा हुआ है और क्लोज पॉलीगॉन बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। इसका मतलब हमसे एंगल पूछा जा रहा है, बताओ एंगल किसके पीछे पूछा गया, ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर कहां है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे रखे हुए हैं बताओ, एक का हेड और दूसरे का टेल रखा हुआ है। तो एंगल बताना है, तो बाहर वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल 90, क्या बताएंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा एंगल किसके बीच में पूछा जा रहा है बेटा, बी वेक्टर है सी वेक्टर, कितना है बी वेक्टर, किधर है बी वेक्टर, ये रहा, ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, तो ये एंगल कितना है 45, और ये भी कितना है 45, समझ में आ रहा है, ये भी 45। अब बताओ, ये हेड और टेल माइनर में है, तो हमको इसको आगे बढ़ाना होगा ताकि दोनों टेल टेल आ जाए। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, ये 45 है, तो क्या ये 135 होगा, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री। उसी तरह तीसरा का बताइए, ये भी एक का हेड और दूसरे का टेल है, तो इसको भी आगे बढ़ाइए, ये भी कितना हो गया 135। तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा, ए और सी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा 135 डिग्री। समझ में आया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ध्यान से देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बेटे, इसीलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां देखो, मान लेते हैं कि कहता है क्वेश्चन कि F1 F2 तीन वेक्टर है मेरे पास, इस तरीका से खींचा हुआ है तीन वेक्टर, और यहां कह रहा है F1 का जो मैग्नीट्यूड है, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड, तीनों मैग्नीट्यूड F के बराबर है। कितने के बराबर है, F के। F1 F2 और F3 किसके बराबर है, मतलब ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा 45, तो वर्टिकल से भी 45 बनाएगा, सबको पता है, ठीक है। वर्टिकल से भी क्या बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तीन वेक्टर है और तीनों का टेल कॉमन है, यदि तीन वेक्टर का टेल कॉमन है, ठीक है। आगे समझ में, F1 F2 और F3 इस तरीका से दिखाया हुआ है। अब आपसे पूछता है एक्ट एज सोन इन एक्ट एज सोन एंड देन डायरेक्शन ऑफ, हाँ ये दिखा हुआ है एक्ट एज सोन। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, F1 F2 एंड F3 वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, प्लस इसका डायरेक्शन क्या होगा। F1 F2 और F3 का मैग्नीट्यूड F दिया हुआ है, एक्ट एज सोन, तो आपको बताना है देन डायरेक्शन ऑफ किसका, F1 F2 और F3, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। अब बताइए कितने वेक्टर हैं आपके पास, तीन वेक्टर हैं, 1 2 और 3, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम दो को निपटाना शुरू करते हैं बेटा, दो को। देख बेटा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, यदि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से देख, हम नीचे फोटो बना रहे हैं, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड F ही है और ये भी F है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट √2F हो जाएगा और एकदम मिडिल से पास करेगा। और ये वेक्टर कैसे हो गया अपोजिट,
ये बड़ा वेक्टर है और ये छोटा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो √2f माइनस एफ, तो कितना हो गया, एफ कॉमन आ गया, √2 माइनस 1 आ गया समझ में, ये डायरेक्शन हो गया। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, f√2 माइनस 1, समझ में आ गया, f√2 माइनस 1, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन को हम पलट देते, हम कहते कि नहीं आप ये नहीं बताइए, आप ये बताइए f1 प्लस f2 माइनस f3 वेक्टर बताइए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए, ठीक है, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों बताइए, ठीक है, बताइए इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे बताइएगा। अब मेरी बात सुनिए, फिर से हम तीन वेक्टर देख रहे हैं, ये f है, ये f है और ये f है, इसको f1 f2 f3, मगर देखिए f1 और f2 क्या है, f1 और f2 का रिजल्टेंट कहां आएगा, इधर ही आएगा, √2f ही आएगा, मगर इसका हमको निगेटिव लेना है, निगेटिव का मतलब वेक्टर को पलट दे, मतलब ये वेक्टर भी इधर ही चला गया, मतलब नेट वेक्टर किधर आ गया, नेट वेक्टर पहले से इधर कितना है बताइए, पहले से इस वेक्टर के डायरेक्शन में √2f है और इसको पलटेंगे तो इधर भी f आ जाएगा, तो बताइए रिजल्टेंट कितना आ गया, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, f प्लस √2f, मतलब f कॉमन आ गया, बताइए कितना आ गया, √2 प्लस 1, समझ में आया, √2 प्लस 1 समझ में आया। अगला देखिए, वेक्टर सबसे आसान और बेसिक चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन कहता है कि नहीं भैया आप हमको बताइए डायरेक्शन ऑफ किसका, थर्ड में सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ किसका, f1 माइनस f2 माइनस f3, इसका डायरेक्शन बताइए, मैग्नीट्यूड छोड़िए हटाइए, इसका डायरेक्शन बताइए कैसा होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसा, दूसरा ऑप्शन ऐसा, ऐसा, तीसरा ऑप्शन ऐसा और चौथा ऑप्शन ऐसा, ये चार ऑप्शन में आपको टिक करना है। अब देखिए f1 f2 और f3, देखिए f1 तो प्लस है तो जैसा है f1 वैसा ही रहेगा, f1 यही था तो ऐसा ही रहा, अरे वो फोटो को देखना है, ये फोटो को, f1 जैसा था वैसा ही रहेगा, f2 को पलटना है, f2 किधर है ऊपर, तो f2 को पलट के नीचे ले आए तो ये f हो गया, और f3 किधर था इधर, तो इसको पलट के इधर कर दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच, अच्छा यहां से एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90, तो पहले ही दोनों को सॉल्व कर लिए, तो इधर रिजल्टेंट कितना आया √2f, इधर कितना है √2f, ये दोनों को सॉल्व किए हैं, ये f और f, तो ये दोनों वेक्टर खत्म हो गए, ये दोनों को सॉल्व कर लिए तो ये दोनों खत्म हो गए। अब बोलिए क्या क्या बचा, अब कौन कौन बचा हुआ है, ये बचा है f और ये कितना है √2f, तो एक है f और एक कितना है √2f, बताइए एंगल कितना होगा 90। अब बताइए रिजल्टेंट किधर जाएगा, क्या बीचों बीच रिजल्टेंट पास करेगा, बिल्कुल नहीं, यदि दोनों f रहता तो बीच से पास करता, मगर रिजल्टेंट किधर से पास करेगा, थोड़ा इसकी ओर झुक के, पढ़ाए थे ना, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, जिधर बड़ा वेक्टर होता है रिजल्टेंट उधर से ही झुक के पास करता है, मतलब डायरेक्शन क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, और आंसर ये जाएगा, समझ में आया, ये होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। किसको समझ में आया समझ में आया, पक्का, अच्छा। अब हम कुछ बेसिक बातें करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। कहता है कुछ बातें समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, मान लीजिए n कोप्लेनर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, क्या है बेटे, ये फैक्ट है कि n कोप्लेनर मतलब सारे वेक्टर एक प्लेन में, n कोप्लेनर इक्वल वेक्टर हैं, n कोप्लेनर इक्वल वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है,
इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं एंड आर सेपरेटेड बाय थीटा, कितने से, थीटा से सेपरेटेड है, सेपरेटेड से, ठीक है। देन वेक्टर सम थीटा, और जहां थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 360 बाय n के बराबर होगा, देन वेक्टर सम विल बी, देन उनका वेक्टर सम क्या आएगा, वेक्टर सम विल बी जीरो, विल बी जीरो। समझो मेरी बात, क्या कहे कि यदि n कोप्लेनर वेक्टर है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, चाहे कैसा रखो, दो वेक्टर हमेशा कैसा होता है, कोप्लेनर। तीन वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दो कोप्लेनर वेक्टर मतलब n कोप्लेनर वेक्टर, यदि n कोप्लेनर वेक्टर हो और सबके मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ n कोप्लेनर इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, ठीक है, एंड आर सेपरेटेड बाय थीटा, देन वेक्टर सम विल बी जीरो, यदि थीटा का वैल्यू 360 बाय n के बराबर हो। जैसे मान लो n का वैल्यू 2 ले लिए, तो थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा, 180। मतलब दो इक्वल वेक्टर हैं तो उनको इक्वली 180 पर लगा दोगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। n का वैल्यू यदि 3 है, 3 वेक्टर है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। अभी तो पता है, 3 इक्वल वेक्टर को 120 पर लगा दोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। 4 वेक्टर है, n बराबर 4 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो 4 इक्वल वेक्टर को यदि चारों को अपोजिट दिशा में लगा दिया जाए तो चारों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक बात और, दो हम यही बता देते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो आ सकता है जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो किसी हालत में उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आता। ठीक है, ये बात को नोट करके लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी जीरो यदि वो 180 पर हों। इक्वल वेक्टर के केस में यहीं पर लिख देते हैं, यह तभी पॉसिबल है जब वो कैसे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और 180 पर लगे। दो वेक्टर यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 180 पर लग रहे हैं तब तो उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। मगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आता। ठीक है, चाहे वो 180 पर भी लगा दीजिए। क्यों, एक बड़ा वेक्टर है और एक छोटा वेक्टर है, तो मिनिमम तो इसी के केस में रिजल्टेंट आता है। अब एक बड़ा वेक्टर और एक छोटा वेक्टर, तो बड़े वेक्टर की ओर में डायरेक्शन हो जाएगा। आया समझ में। इसीलिए दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के तभी और तभी जीरो होते हैं जब उनको 180 पर लगाया जाता है। कितने पर लगाया जाता है, 180 पर। यदि उनको दो अनइक्वल वेक्टर को 180 पर भी लगा लीजिएगा तब भी रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और, ये बात तो अच्छा, ये बात को भी बता दिए। अच्छा, तीन वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, तीन वेक्टर के बारे में तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, तब इक्वल हो और कोप्लेनर हो, तब तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। एक बात और, यदि तीन वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तब भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता। तीन वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तब भी उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है यदि क्या हो, रिजल्टेंट जो लगा रहे हैं, जो तीसरा वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम और डिफरेंस के बराबर हो। समझा रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ, नोट करके, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर विल बी जीरो। अच्छा, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर हैं
कोप्लेनर है अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है यदि रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो किससे छोटा या बराबर हो, ए प्लस बी से, और किससे बड़ा हो, बड़ा या इक्वल हो बेटा ए माइनस, मतलब ए सब ए डिफरेंस बी के, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी या ए माइनस बी के बराबर, मतलब ए डिफरेंस बी के बीच में हो, तभी जाके इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो। हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर 6 का है, बी वेक्टर 4 का है, तो ऐसा करते हैं ना, इनका डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ ए माइनस बी कर ले, ए माइनस बी किए तो 2। अब मान लो रिजल्टेंट कितना है, 2 वेक्टर का 2, और इस 2 के अपोजिट तीसरा वेक्टर लगा दिए, इस 2 के अपोजिट तीसरा वेक्टर 2 का ही लगा दिए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यार समझ में। उसी तरह मान लो इनका सम कितना है, 10, इनका सम कितना है, a प्लस बी कितना है, 10, और इसी 10 के अपोजिट में हम 10 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। समझ में आएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन इक्वल कोप्लेनर वेक्टर तभी 0 होगा जब जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वो कितने पर होगा बेटा, रिजल्टेंट जो होगा वो उनके डिफरेंस या सम के बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आएगा। समझ में आया। अच्छा, जैसे यहां देखो, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तब उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, यदि 3 वेक्टर कोप्लेनर है तब उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। ठीक है। यदि 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो, मतलब 2 वेक्टर तो एक प्लेन में हो और एक वेक्टर बाहर की ओर हो, तब कम से कम 4 वेक्टर चाहिए, तब उनका रिजल्टेंट 0 आता है। ठीक है, समझा रहे हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। कहता है क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इनटू इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट 0। क्वेश्चन है which of the following may result, which of the following may result into equilibrium, इक्विलिब्रियम से यहां मतलब रिजल्टेंट का 0 होने से है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 2n 4n 8n 2 न्यूटन 4 न्यूटन 8 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन 2 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है 6 न्यूटन 8 न्यूटन 1 न्यूटन। और चौथा ऑप्शन है 12 न्यूटन 4 न्यूटन 2 न्यूटन। अब मेरी बात सुन, कोई भी 2 वेक्टर को उठा, उनका सम देख ले, डिफरेंस। यदि तीसरा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर, उसके सम या डिफरेंस के बराबर होगा, बराबर उनके बीच में होगा, तब तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे यहां देख, 4 और 2 क्या हुआ बेटा, 6, तो मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम 6 लगा सकता है, और मिनिमम क्या लगा सकता है, मिनिमम 2 लगा सकता है। 8 इसके बीच में आता है क्या, नहीं, मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम 6। तो आंसर कहां गया, में रिजल्ट। तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा। अच्छा, इसका मिनिमम क्या होगा, 0, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 2, तो 2 न्यूटन तो इसी के बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया। यहां देख, 6 और 8 का डिफरेंस कितना, मिनिमम क्या होगा, 2 न्यूटन, और मैक्सिमम क्या होगा, 8 14 न्यूटन। तो नम और रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन, तो बीच में तो आया नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 12 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 8, डिफरेंस 8 न्यूटन, और सम कितना हुआ, 12 4 16 न्यूटन। 2 तो इसके बीच में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन गया, 2 नंबर। समझ में आया। तो 3, अच्छा क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है। जैसे यहां देखो, ये इन दोनों का सम कितना हुआ, 2, तो 2 जब इधर लग रहा होगा तो हम -2 लगा दे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया समझ में, चल क्लियर है सबको। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा हमने क्या बोला, कोप्लेनर की बात, मगर
यदि तीन वेक्टर, अरे तीन वेक्टर क्या हो सकते हैं, दो वेक्टर तो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, मगर तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर नहीं भी हो सकता। जैसे ये दोनों वेक्टर प्लेन में हैं और ये वेक्टर कैसा है, नॉन कोप्लेनर, बाहर की ओर है। अरे नहीं आ रहा है समझ में, ये दोनों बाहर में है। दो वेक्टर हमेशा कैसा हूं रखो वो प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन क्या होता है, जिसे कट करो तो दोनों वेक्टर कट जाए। क्या ये मान लो ये तीन वेक्टर है, ये अभी कोप्लेनर है, ये अभी कोप्लेनर है, मगर इसको ऐसे प्लेन में रखे और इसको बाहर की ओर निकाल दे तो ये प्लेन तो नहीं है, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बच जाएगा। ठीक है, तो तीन वेक्टर यदि नॉन कोप्लेनर हो तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा। उसके लिए चार वेक्टर चाहिए। ठीक है, और रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर नेवर बी जीरो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आता। ठीक है, उसके लिए कम से कम चार वेक्टर चाहिए। नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो आ जाए, चार। और कोप्लेनर वेक्टर कितने चाहिए, कोप्लेनर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर कितने चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, ताकि रिजल्टेंट जीरो आ जाए, तीन। ठीक है, आ गया समझ में। और इक्वल मैग्नीट्यूड में तो दो ही आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री पर। यहां देख बेटा, क्या है क्वेश्चन मेरा, हम कह रहे हैं पॉइंट कि क्या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर नेवर बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता। तो क्या होता है, मिनिमम कितने चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर को जीरो करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम चार वेक्टर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर टू गेट जीरो रिजल्टेंट, ये पूछा जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर टू गेट जीरो रिजल्टेंट, कितना वेक्टर मिनिमम चाहिए कि जीरो रिजल्टेंट आ जाए, वो चार वेक्टर चाहिए। कितने वेक्टर चाहिए, चार। समझ में आ रहा है। अब कहोगे चार क्यों, समझा रहे। जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर है, देखिए इधर ये पहले से तीन वेक्टर है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, और ई दोनों का रिजल्टेंट, ई दोनों जो नया वेक्टर बनेगा इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में, देखो ई दोनों का रिजल्टेंट यहां आया और ई दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा। इसके पीछे हम चौथा वेक्टर लगा दें उतने ही मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, एकदम आ सकता है। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर कितने चाहिए रिजल्टेंट जीरो होने के लिए, तीन। और नॉन कोप्लेनर कितने चाहिए, चार। कितने चाहिए, यदि चार वेक्टर, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आता है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर टू गेट जीरो रिजल्टेंट इज 4। याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर टू गेट जीरो रिजल्टेंट इज क्या होता है बेटा, 4। और दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर हो तभी उनका रिजल्टेंट जीरो होता है, मगर दो वेक्टर यदि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा। भलो आप कितने पर रख दीजिए, 180 पर भी उनको प्लेस कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई। अब होता है बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अगले क्लास में बताते हैं। ठीक है।